Hello everyone, welcome again. This is the last video of consumer behavior and business market. इससे पहले वाली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग बताया था, कंज्यूमर बिहेवियर की भी किस तरह से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है। इसके बाद मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल समझाए थे और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका इफ़ेक्ट पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। तो इन फैक्टर को हम कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे सबसे पहले जो फैक्टर आते हैं वो है इकोनॉमिक फैक्टर, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आते हैं वो है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। तो हम फर्स्ट टाइप के फैक्टर की बात करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फैक्टर आता है वो है पर्सनल इनकम। अगर हम इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को करें तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो सोशल और रैशनल एनिमल होता है और वो इकोनॉमिकली बिहेव करता है, वो अपनी नीड को सेटिस्फाइड करना चाहता है। तो बेसिक इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम कौन कौन से फैक्टर लेते हैं, लाइक पर्सनल इनकम है, फैमिली की इनकम हो सकती है, कंज्यूमर की इनकम की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, कंज्यूमर की जो लिक्विड एसेट है वो हम ले सकते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट हो सकते हैं और लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की। तो एक पर्सन की अपनी खुद की इनकम कितनी है। ऑब्वियसली अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, ठीक है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर अगर हम पर्सनल इनकम का मैं कहूँ तो पर्सनल इनकम का मतलब कौन सी इनकम से है, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, हमारी डिस्क्रिशनरी इनकम है। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो इनकम होती है कि जो इनकम हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम या तो खर्च करने के लिए या हम सेव करने के लिए या हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी ग्रोस इनकम में से हम अपनी बेसिक नीड को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हमारी जो इनकम रह जाती है तो वो इनकम हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम में अगर कुछ भी चेंज आता है तो उसकी वजह से हमारे बाइंग डिसीजन के ऊपर भी चेंज आएगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम हमारी कम हो जाती है तो इससे कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, कंज्यूमर के जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो पर्सनल इनकम का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा रोल होता है कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के ऊपर। सेकेंड आता है फैमिली इनकम। तो एक इंडिविजुअल इनकम का ही, एक पर्सन की अपनी खुद की इनकम का ही नहीं, रादर उसकी जो फैमिली की इनकम है उसका भी इफेक्ट पड़ता है एक कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के ऊपर। अगर हम किसी जॉइंट फैमिली के मेंबर हैं तो उनमें जो अलग अलग मेंबर हैं उनकी इनकम का भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक फैमिली की इनकम जॉइंटली देखी जाती है। लाइक अगर एक पर्सन की इनकम है तो उसकी इनकम से किसी और पर्सन की इनकम को कंपेंसेट किया जाता है, तो फैमिली इनकम का इफेक्ट पड़ेगा। अगर फैमिली इनकम ज़्यादा है तो उस केस में बाइंग जो बिहेवियर है, बाइंग जो हमारी परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन सब का इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद कंज्यूमर इनकम एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में हमें इनकम की कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर फ्यूचर में हमारी इनकम बढ़ने के चांसेस हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा मनी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में इनकम के कम होने के चांसेस हैं तो हमें आज के टाइम में सेव करके रखना होगा और हम कम खर्चे करने की कोशिश करेंगे। तो कंज्यूमर की इनकम एक्सपेक्टेशंस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन के ऊपर। उसके बाद कंज्यूमर की लिक्विड एसेट्स आती हैं। लिक्विड एसेट्स का मतलब ये है कि जो एसेट्स मनी या नियर मनी की टर्म में होती हैं, जैसे कैश है हमारे पास, हमारे बैंक का बैलेंस हो सकता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकती हैं। तो इसका भी एक बाइंग डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अगर हमारे पास कैश ज़्यादा है, बैंक बैलेंस ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ड्यूरेबल चीज़ें खरीद सकते हैं, हम कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। अगर इस तरह की लिक्विड एसेट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा मनी स्पेंड करेंगे। अगर हमारी रेगुलर इनकम है तो हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट, अगर हमारे पास क्रेडिट की फैसिलिटीज़ हैं, क्रेडिट ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है।
कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी अगर कंज्यूमर को मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि आज अगर हमने ख़रीदा है तो हम फ्यूचर डेट के लिए उसकी पेमेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट कई तरह का हो सकता है, लाइक डेफर्ड पेमेंट हो सकती है, इंस्टॉलमेंट परचेजिंग हो सकती है, हायर परचेज अरेंजमेंट हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मोड हो सकते हैं जिनके थ्रू क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को ख़रीदा जा सकता है। जब कंज्यूमर को क्रेडिट ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी खरीद सकता है, और अगर क्रेडिट पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो उसको इन चीज़ों को पोस्टपोन करना होगा। मतलब अगर क्रेडिट इजीली अवेलेबल होता है तो वो फ्रीली मनी को मतलब फ्रीली वो डिसीज़न ले सकता है चीज़ों को खरीदने का। द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका एस्टैब्लिश हो चुका है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारा स्टैंडर्ड भी हाई हो जाता है, लेकिन अगर बाई चांस हमारी इनकम कम हो जाती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वापस आने में मतलब हम लोग इतना इजीली हम वापस अपने पुराने स्टैंडर्ड पर नहीं चले जाते, क्योंकि हम अपने एक बड़े हुए स्टैंडर्ड के यूज टू हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है, तो उस केस में हमारे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा मनी को स्पेंड करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनका बायर के बिहेवियर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में हम क्या लेते हैं, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम एक इंडिविजुअल का अपना खुद का मोटिवेशन आता है, परसेप्शन है, लर्निंग है, उसका अपना एटीट्यूड है, और पर्सनैलिटी को हम लेते हैं। तो सबसे पहला मोटिवेशन। मोटिवेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ये हम इसको कह सकते हैं कि बिहेवियर का ये वाई है, कि एक पर्सन क्यों इस तरह से बिहेव करेगा, तो उसका मोटिवेशन होता है। ये उसका इंटरवीनिंग वेरिएबल हम इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर स्टिमुलाई हम ले सकते हैं, स्टिमुली ले सकते हैं। ये एक तरह की गवर्निंग फोर्स होती है जो एक पर्सन को कुछ डिसीज़न लेने के लिए उसको एक तरह से ड्राइव करती है, उसको आगे लेके जाती है। जैसे मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है, जिसके अंदर जैसे हमारी फर्स्ट लेवल की नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप अगली नीड के लिए एक तरह से मोटिवेट हो जाते हो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। जैसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, फिर साइकोलॉजिकल नीड होती है, तो इस तरह से नीड का जो लेवल है वो हम हायर नीड की तरफ चले जाते हैं, तो ये मोटिवेशन ही होता है। इसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है और आप उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लेते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों की इमेज बन चुकी है, जैसे कलर का है, साइज़ का है, आप कुछ खरीदना चाहते हो तो वो इमेज आपके माइंड में आ जाती है और फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली डिसीज़न ले सकते हो। तो ये जो परसेप्शन बनती है कि आप किस तरह से मैसेज को सुनते हो, उसको समझते हो, आपकी जो अपनी नीड है, आपका अपना मूड जो होता है, आपकी मेमोरी है, आपका एक्सप्रेशंस होता है, तो ये सारी जो होती है वो मैसेज को रिसीव करने के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है कि आप कैसे मैसेज को रिसीव कर रहे हो, कैसे चीज़ों को समझ रहे हो। तो परसेप्शन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है एक पर्सन के बायर बिहेवियर के ऊपर। इसके बाद लर्निंग आता है कि जो लर्निंग है वो मैंने आपको मॉडल में भी बताया था, तो सेम यहाँ पर है कि इड, सुपर ईगो, और हमने ईगो की बात की थी। तो इड में होता है जो हमारी इनर डिज़ायर होती है, जो हमारी ओरिजिनल डिज़ायर होती है, जो हम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, और सुपर ईगो होता है जो उस डिज़ायर को सेटिस्फाइड करने से हमें एक तरह से उसके ऊपर वो उसको रोकता है, हमें सही गलत के बारे में बताता है, तो वो हमारे सुपर ईगो में आता है। और ईगो के थ्रू हम इड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो ये लर्निंग के पार्ट है। तो लर्निंग के अंदर हम ड्राइव, क्यू और ड्राइव है, क्यू है, तो इन सबको हम समझते हैं। तो ये लर्निंग में आएगा। लर्निंग में है कि हमारा पहले कुछ दिमाग में चलता है, ड्राइव होती है, फिर हमें क्यू मिलते हैं बाहर से और फिर हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड का भी इफेक्ट पड़ता है एक पर्सन के बायर बिहेवियर के ऊपर, जिसमें एक पर्सन के बायर बिहेवियर में एटीट्यूड में क्या होगा
कि वो पर्सन किस तरह से उसका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जैसा एटीट्यूड होगा तो उस तरह से ही वो बिहेव करेगा और उस तरह से वो चीज़ों को ख़रीदेगा। चीज़ों के रिगार्डिंग उसका जो एटीट्यूड है तो वो भी उसके बायर बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे अगर आप किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हो तो आप हमेशा यही चाहते हो कि आप उसी ब्रांड का प्रोडक्ट ख़रीदो, तो ये एक इफ़ेक्ट होता है एटीट्यूड का। तो पर्सनैलिटी के अंदर आपकी अपनी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपकी अपनी कैपेसिटी कैसी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो भी एक पर्सन के बायर बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये सारे साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। फिर आता है सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। तो सोशोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में हम क्या लेते हैं, इसमें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, तो उसका भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आता है। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, लाइक जो हमारी फैमिली है, हमारे रेफरेंसेस ग्रुप आ सकते हैं, जो हमारे ओपिनियन लीडर हैं, सोशल क्लास हो सकती है, कल्चर हो सकता है। तो फैमिली में जो भी कंज्यूमर का डिसीज़न होता है वो इसके फैमिली मेम्बर से इफ़ेक्टेड होता है। आप किस तरह की फैमिली में रह रहे हैं, आपकी फैमिली न्यूक्लियर है, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, तो उन सबका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके डिसीज़न के ऊपर, ठीक है। तो ये जो होता है फैमिली का भी एक इफ़ेक्ट आता है जब भी एक पर्सन कोई डिसीज़न लेता है। फिर आते हैं रेफरेंसेस ग्रुप। तो रेफरेंसेस ग्रुप में हम क्या लेते हैं, रेफरेंसेस ग्रुप के अंदर हम लेते हैं कि जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो वो रेफरेंसेस ग्रुप के पार्ट है। लाइक आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, तो आपके सर्कल में जो लोग हैं जो एक फैमिली सर्कल से बाहर होते हैं तो वो रेफरेंसेस ग्रुप में आते हैं। रेफरेंसेस ग्रुप में वो ग्रुप होते हैं, वो लोग होते हैं जो हमारे लिए एक तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस में लेते हैं, जो हमारे बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है एक कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। फिर आते हैं ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बायर बिहेवियर के ऊपर। एक तरह से ये हमारे लीडर होते हैं और हम इनके फॉलोवर्स की तरह काम करते हैं। तो जैसे ओपिनियन लीडर हमारे ओपिनियन क्रिएट कर देते हैं तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। सोशल क्लास और कास्ट हो सकती है। जिस तरह की सोशल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, ये सोशल क्लासेस बेसिकली जो क्रिएट होती हैं वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर, पावर है, ओनरशिप है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, एजुकेशन है, कंजम्पशन पैटर्न हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन है, तो इन सब के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और हम उस तरह से बिहेव करते हैं। फिर लास्ट आता है कल्चर। कल्चर में हम क्या लेते हैं, कल्चर भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। कल्चर का मतलब सारे सिंबल आते हैं, एंटी फैक्टर होते हैं, बिहेवियरल फैक्टर होते हैं जो सोशली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ये पास होते रहते हैं। इसमें हमारे बिलीफ, हमारी वैल्यूज़, हमारे नॉर्म हो सकते हैं, हमारे साइन हो सकते हैं। कल्चर का मतलब उन एरियाज़ को हम ले सकते हैं जो हमारे कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब क्या चीज़ें, जैसे एथिसिटी है, नेशनैलिटी हो सकती है, रिलीजन है, रेस है, जिनसे हम बिलोंग करते हैं, तो वो सब कल्चर में आता है। तो उसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है बायर के बिहेवियर के ऊपर। अब जिसका लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। जैसे एक इंडिविजुअल गुड्स को ख़रीदता है तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स को ख़रीदती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या ले सकते हैं, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल कॉलेज हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई मंदिर मस्जिद या कोई गुरुद्वारा हो सकता है, जो गुड्स को ख़रीदते हैं, जो परचेजिंग करते हैं, जो जिनका मतलब एक तरह से उनमें भी वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश द नीड फॉर परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई, इवेल्युएट एंड चूज अमंग ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स एंड सप्लायर। तो इसमें भी क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहले नीड को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है, ऑल्टरनेटिव को ढूंढा जाता है और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आता है। इसके फीचर क्या हैं, सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल एक रैशनल प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव लिया जाता है तो उसमें बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लिया जाता है, जिसमें गलतियां होने के चांसेस कोशिश की जाती है वो कम से कम हो।
सेकंड आता है इसमें जो भी ये डिसीज़न होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जिससे जो इंडिविजुअल है वो तो कुछ कम क्वांटिटी में चीज़ों को ख़रीदेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बल्क में चीज़ों को परचेज़ किया जाता है। लार्ज स्केल पर बाइंग होती है, लार्ज स्केल पर ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद आता है मोर इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व इन बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, इसमें अकेले पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मतलब ये वन मैन शो नहीं है। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं, जिन्हें बाइंग डिसीज़न लेना होता है। उसके बाद है परचेज क्राइटेरिया आर वेल डिफाइंड। जो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशनल बायर होते हैं उनकी जो कुछ ही ब्रांड्स होती हैं जिनको वो चूज़ करते हैं, जिनको वो ख़रीदते हैं। जैसे इंडिविजुअल के सामने तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इनके सामने मतलब कुछ एक ब्रांड होती है जिनमें से इनको चूज़ करना होता है। तो परचेज़ का जो क्राइटेरिया होता है वो पहले से डिटरमाइंड होता है। एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। इसमें बायर और सेलर के बीच में एक एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट होता है, एक कॉन्टैक्ट उनके बीच में होता है। मतलब इंडिविजुअल जो गुड मार्केट जो होती है एक लोकल लेवल पर, मतलब बहुत कम बायर होते हैं, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कम बायर होते हैं और सेल भी कोई रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं। और जो सेलर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बायर के साथ उनकी कम ही मतलब एक तरह से इंटरेक्शन हो पाता है। तो इसमें यही है कि जो कॉन्टैक्ट जो होता है वो बायर और सेलर के बीच में बहुत कम होता है। लास्ट है 5 रोल्स इन परचेज प्रोसेस। परचेज प्रोसेस के अंदर बेसिकली 5 तरह के रोल प्ले किए जाते हैं, जिसमें गुड्स के यूज़र होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, बायर ख़रीदने वाले लोग होंगे, बाइंग डिसीज़न लेने वाले होंगे और गेट कीपर होंगे। जैसे कंज्यूमर बाइंग में, कंज्यूमर परचेजिंग में तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हो सकती हैं, एक ख़रीदने वाला और एक उसके डिसीज़न के ऊपर इन्फ्लुएंस डालने वाला। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, यूज़र, इन्फ्लुएंसर, बायर, डिसाइडर और गेट कीपर होते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग प्रोसेस कैसे होती है। एक इंडिविजुअल बाइंग प्रोसेस की तरह भी इसमें भी कुछ स्टेप्स तो सेम ही हैं। लाइक पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। फर्स्ट स्टेप पर हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन होता है कि हमें क्या परचेज़ करना है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो डिपार्टमेंट जो चीज़ें ख़रीदना चाहता है तो वो डिटेल देता है कि किस क्वालिटी की कितनी क्वांटिटी में, वो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड मैनर से वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट आता है आउटलाइन और स्पेसिफिकेशन। जो इन चीज़ों को यूज़ करेगा उसको एक एक्यूरेट स्टेटमेंट देनी होती है स्पेसिफिकेशन की। जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं और जो डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं वो नॉर्मली इन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो होता है वो एक मिसलीडिंग सा हो जाता है। तो क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सारी चीज़ों के लिए एक रिटन में स्पेसिफिकेशन देना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है सर्च फॉर सप्लायर। सप्लायर की सर्च की जाती है कि वो चीज़ें हमें कहाँ से ख़रीदनी है। एनालिसिस ऑफ प्रपोजल। सप्लायर से अलग अलग प्रपोजल मंगवाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे सप्लायर के साथ इंटरेक्शन की जाती है, उनको बताया जाता है कि हम क्या ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर वहाँ से हमारे पास प्रपोजल आते हैं, लाइक कोटेशंस आती हैं, हम उन प्रपोजल को एनालाइज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर सप्लायर को सिलेक्ट कर दिया जाता है। जो अलग अलग प्रपोजल्स हमारे पास आए हैं उनमें से बेस्ट वन को चूज़ कर लिया जाता है, मतलब जिनकी जो कंडीशन है वो हमें लगता है कि हमारी फेवर में है। और ऑर्डर रूटीन को हम सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। बायर ऑफिशियली ऑर्डर को प्लेस करता है, ऑर्डर की प्रोसेसिंग होती है, शिपिंग होती है, ऑर्डर को रिसीव कर दिया जाता है, उसकी इंस्पेक्शन होती है और उसको पे कर दिया जाता है। लास्ट में पोस्ट परचेज इवेल्युएशन होता है। इसके अंदर जब एक बार गुड्स को ख़रीद लिया गया है और जब कंपनी के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने उसको यूज़ कर लिया है तो फिर उसके बाद जो भी सप्लायर होंगे मतलब वो देखेंगे कि क्या जो परचेज एक्टिविटी थी वो सक्सेसफुल थी या नहीं थी, या उसका फेलियर हुआ। पोस्ट परचेज इवेल्युएशन में फ़ीडबैक इन्फॉर्मेशन ली जाती है और फीडबैक इन्फॉर्मेशन में फाइनल रिपोर्ट्स बनाई जाती है कि जो प्रोडक्ट हमने ख़रीदा क्या उसने हमारी नीड को सेटिस्फाइड किया या नहीं किया। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।